सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में टॉप 10 वैकेंसी देखने वाले हैं जो नॉन टीचिंग या क्लरिकल वैकेंसीज हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपको सितंबर में देखने के लिए मिला था। एक बार कंप्लीट नोटिफिकेशन देखेंगे सारी वैकेंसीज का। ये वैकेंसीज ऐसी होती है, इसमें आपका जो सिलेबस होता है लगभग जो वनडे एग्जाम्स की आप तैयारी करते हो उससे सिमिलर रहता है, तो आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। सो जो भी गवर्नमेंट जॉब की या वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो अपने अपने क्वालिफिकेशन देख के। स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारी वैकेंसी देखेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना आपने नहीं किया है। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं, 2025 का है। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आपकी 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट अप्लाई करने की आपकी 30 सितंबर रहने वाली है। इसका जो एक्चुअली मेन कैंपस है जैस अमेठी यूपी में है। बाकी दो और इंस्टीट्यूट कैंपस हैं इनके, एक सेवा सागर में है, एक आपका बैंगलोर में है। तो तीनों जगह आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज आउट हुई है। सबसे पहले जैस कैंपस का मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें आपकी रजिस्ट्रार की वैकेंसी है, फाइनेंस ऑफिसर की है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार की है, मेडिकल ऑफिसर की है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है, सुपरिटेंडेंट की है ग्रेड 1 की दो वैकेंसी, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की आपकी दो वैकेंसी है, असिस्टेंट ग्रेड 1 की आपकी दो वैकेंसी है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 की आपकी दो वैकेंसी है। टोटल इस कैंपस में आपकी 15 वैकेंसीज है। इसके बाद सेवा सागर कैंपस जो है आपका, यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार की एक है, सुपरिटेंडेंट की आपकी दो वैकेंसी है, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की दो है, सिस्टम सुपरिटेंडेंट की आपकी एक है, असिस्टेंट की आपकी दो वैकेंसी है। टोटल 8 वैकेंसीज हैं इस कैंपस में। इसके बाद बैंगलोर में आपकी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है एक, और जो टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की ये आपकी एक वैकेंसी है। टोटल दो वैकेंसी आपकी इस कैंपस में। एक बार एलिजिबिलिटी देख लेते हैं सबकी, क्या क्या क्वालिफिकेशन आ गया है। रजिस्टर का आप देख लेना, ये डेपुटेशन बेसिस पे है। तो ये आप देख सकते हैं 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री के साथ, और एटलीस्ट 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो लेवल 11 या उससे अबव, या फिर 8 साल का एक्सपीरियंस हो पे लेवल 12 पे, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये आप देख लेना। ठीक है, फाइनेंस ऑफिसर ये भी डेपुटेशन बेसिस पे है। इसमें आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 11 का, और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 12 या उससे ऊपर का। और ये क्वालिफिकेशन आप देख लेना। आगे क्या मैं बताता हूँ, ये डेप्यूटी रजिस्ट्रार का है। इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ ही 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो एकेडमिक लेवल 10 का है या फिर उससे अबव का, या फिर आपके पास कोई और एक्सपीरियंस हो लगभग सेम इसका पे लेवल का। 5 साल का एक्सपीरियंस हो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, जो पे लेवल 10 का हो। ठीक है, ये एकेडमिक होना चाहिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का हो, प्रोक्योरमेंट का हो, फाइनेंस अकाउंट्स का हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नॉलेज होनी चाहिए नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग की, जो हर जगह यूज होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैटर्स का, और नॉलेज होनी चाहिए आपके पास एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की। ये सब रिक्वायरमेंट है डेप्यूटी रजिस्ट्रार की। आगे चलते हैं। या बाकी ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है जो आप पढ़ सकते हो सारी उसकी। ये मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, जिसमें एमबीबीएस होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट पीएसयू या प्राइवेट सेक्टर का। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है। इसमें मास्टर तो आपकी एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पे लेवल 7 या 8 इक्विवेलेंट का, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, एस्टैब्लिशमेंट का होता है, एकेडमिक, फाइनेंस, अकाउंट्स का, ऑडिट का, सोर्स परचेज का, आरटीआर प्रोक्योरमेंट, इन सबका एक्सपीरियंस आपके पास थोड़ा होना चाहिए, जो हर जगह एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में लगभग सबके पास होता है। इसके बाद एक्सीलेंट नॉलेज होनी चाहिए नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग की, ये भी इंग्लिश और हिंदी में मांगी गई है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, वो आपके पास हैंडल करना आना चाहिए फाइनेंशियल मैटर्स का। कंप्यूटर एप्लीकेशन में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ये सब की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग आपके पास आनी चाहिए। बाकी ये कन्वर्जेंट है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन का, ये प्रॉपर्ली आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और ये फिर एसएस वगैरह का है, जो एक चार्टर ऑफ ड्यूटीज की टाइप का है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सुपरिटेंडेंट की पोस्ट, जो ग्रेड 1 की है। इसे मास्टर डिग्री आपके पास 55% मार्क्स हो, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पे लेवल 5 का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अपने ग्रेजुएशन की 55% मार्क्स होनी चाहिए मिनिमम, 5 साल का एक्सपीरियंस हो पे लेवल 5 में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद इंग्लिश एंड हिंदी की टाइपिंग आपके पास आनी चाहिए। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग प्रॉपर्ली आपको होनी चाहिए, और जो भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है, एफआरएसआर, ये सब आपको आनी चाहिए, सीसेस रूल वगैरह। फिर डिजायरेबल है, जो आप देख सकते हैं, और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की। जैसे मास्टर डिग्री हो इंजीनियरिंग में, या फिर साइंस में, या कंप्यूटर साइंस में इक्विवेलेंट में, 55% मार्क्स होनी चाहिए। फिर 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पे लेवल 5 का, या फिर ग्रेजुएशन किया और 5 साल का एक्सपीरियंस हो 55% मार्क्स के साथ, तो अप्लाई कर सकते हैं। ये भी पे लेवल 5 का आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये भी सेम है, बैचलर डिग्री हो साइंस या इक्विवेलेंट में, पे लेवल 5 का 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो 10+2 का, 55% मार्क्स, और 6 साल का आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए पे लेवल 5 का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम सुपरिटेंडेंट की। इसमें आपने मास्टर डिग्री किया हो सीएससी, आईटी, एमसी, एमएससी में, 55% मार्क्स होने चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास पे लेवल 5 का इक्विवेलेंट का, या फिर ग्रेजुएशन किया हो सीएससी, आईटी, इंजीनियरिंग में, 55% मार्क्स हो आपके पास, और 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पे लेवल 5 का। इसके बाद नेक्स्ट है असिस्टेंट की पोस्ट। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन और 55% मार्क्स किया और 1 साल का एक्सपीरियंस, तो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मास्टर डिग्री आपने की हो, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद एक डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी होता है। फिर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए एमएस वर्ड, एक्सेल में, और नॉलेज होनी चाहिए हिंदी, इंग्लिश टाइपिंग की, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये असिस्टेंट में ही अकाउंट्स की पोस्ट है, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के है। अकाउंट्स में बीकॉम किया 55% मार्क्स के साथ, तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस की, या फिर आपने सिर्फ एमकॉम किया, कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। उसके बाद प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए एमएस वर्ड, एक्सेल में, नॉलेज आनी चाहिए आपके पास, नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग की, और प्रोफिशिएंसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, जैसे कि टैली है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिजायरेबल है, जो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टेक्नीशियन की पोस्ट, ग्रेड 1 की। इसमें ग्रेजुएशन किया और 55% मार्क्स के साथ, तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 3 साल का जो डिप्लोमा है, ये आपके पास हो 55% मार्क्स का, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास इसमें होना चाहिए डिप्लोमा में। ग्रेजुएशन में कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है।
ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्ट पे। तो यही सारी है। फिर ये एनेक्जर 2 में आपकी पोस्ट है, इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो ड्यूटीज वगैरह आपको असाइन की जाएगी, चार्ट और ड्यूटीज के टाइप के, और टेक्निकल स्किल्स जो रिक्वायर्ड है उस पोस्ट की, वो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट का है, जो आप एक एक करके सारे देख सकते हैं। आगे चलते हैं, मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताता हूँ। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे रेपुटेशन बेसिस पे है, वो 5 साल का ही है, जो मैंने ऊपर बताया था कुछ पोस्ट का। एनओसी की रिक्वायरमेंट होगी आपको स्टार्टिंग से ही, तो एनओसी पहले ही ले लेना, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल करोगे तभी आपको सबमिट करना पड़ेगा। क्रूशल डेट आपकी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन की होगी, जो 30 सितंबर रहने वाली है, उससे पहले ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फिर अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, अलग अलग सेपरेट एप्लीकेशन के लिए, तो उसके लिए सेपरेट एनओसी चाहिए होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, सेपरेट एनओसी आपको बनवानी पड़ेगी पोस्ट वाइज। तो आप देख सकते हैं बाकी सारी पोस्ट में जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अलाउंस वगैरह मिलते हैं, जैसे एनपीएस हो गया या फिर मेडिकल एलटीसी सीए, ये सब आपको एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स मिलेंगे आपको। बाकी मैंने बता दिया, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कंसीडर किया जाएगा, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस हो, एज हो, ये सारी क्राइटेरिया लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन में कंसीडर की जाएगी, जिसे आप क्रूशियल डेट बोलते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए, तो पे लेवल 10 से अबव वाली जनरल एंड ओबीसी की 1000 रुपीज़ है, SC/ST फीमेल दिव्यांग की 500 रुपीज़ है। पे लेवल 10 से नीचे वाली जनरल ओबीसी की 500 है, और SC/ST फीमेल दिव्यांग की 250 रुपीज़ फीस रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए, तो सबसे पहले पे लेवल 14 एंड 12 वाला, वो प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरेक्शन के बेसिस पे इनका सिलेक्शन होगा। 10 एंड 11 का रिटन टेस्ट एंड कंप्यूटर टेस्ट होगा, जो OMR शीट पे लिया जाएगा, ये ऑनलाइन नहीं है, और प्रेजेंटेशन इंटरव्यू है, ये पर्सनल इंटरेक्शन होगा। इसके बाद 6 एंड 3 वाला है, जो इसमें रिटन टेस्ट होगा MCQ बेस्ड, और फिर कंप्यूटर ट्रेड स्किल टेस्ट होगा, MCQ पर्सनल इंटरेक्शन बोथ। ठीक है, फिर जो स्क्रीन एंड शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हो जाएंगे, तो उसमें पे लेवल 14 12 का आप देख लो, मैं आपको 10 एंड 11 और 6 एंड 3 का बताता हूँ। इसमें आपका पहले रिटन टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, 120 मिनट 2 घंटे दिए जाएंगे। पार्ट ए में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, 30 MCQ होंगे इसमें, और 15 मार्क्स के। इसके बाद पार्ट बी में आपका सब्जेक्ट टेस्ट होगा, जिसमें 70 MCQ होंगे, 35 मार्क्स के। इसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा 25 मार्क्स का, 30 मिनट दिए जाएंगे, 25 MCQ होंगे, 25 मार्क्स का ये होगा आपका। ठीक है, इसके बाद प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू है, जो 100 मार्क्स का है, जो 50 मार्क्स का आपका प्रेजेंटेशन, 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। 6 एंड 3 की बात की जाए, रिटन टेस्ट होगा 60 मार्क्स का, 2 घंटे दिए जाएंगे। इसमें पार्ट ए आप एप्टीट्यूड टेस्ट है 30 MCQ, फिर टाइप क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे। उसके बाद पार्ट बी है सब्जेक्ट टेस्ट 60 MCQ, जो आपके 45 मार्क्स के होंगे। टोटल 60 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद स्किल टेस्ट, कंप्यूटर ट्रेड टेस्ट है, ये 40 मार्क्स का आपका होगा, जिसमें 1 घंटे का टाइम है। इसमें आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, ट्रेड स्किल टेस्ट होगा, MCQ टाइप होगा, या फिर स्किल टेस्ट, ये बहुत हो सकता है, 40 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, इन दोनों के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, कोई भी रिटर्न, कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं देगी, ना रिटर्न टेस्ट में, ना कंप्यूटर ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट में। फिर ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस है, जो हर जगह सेम रहता है, कोई भी बड़ी एग्जाम की तैयारी करोगे आप, सेम सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। फिर ये सब्जेक्ट टेस्ट है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो इस चीज़ की आपके पास रिक्वायरमेंट हर जगह आपको लगेगी। तो सर्विस मैटर के आपके पास सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए, फाइनेंस एंड अकाउंट्स की थोड़ी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, पब्लिक प्रोक्योरमेंट की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। एकेडमिक एंड स्टूडेंट अफेयर्स का ये थोड़ा अलग है, जिसको आपको थोड़ा ढूंढना फिरना पड़ेगा आपको, ये कुछ नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, एडिशनल नॉलेज है, जो हर जगह नहीं मांगी जाती है एकेडमिक एंड स्टूडेंट अफेयर की, और इसके भी आपको हर जगह स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, तो याद रखना पड़ेगा। फिर ये वर्क्स एंड मेंटेनेंस का है, थोड़ा नॉलेज आपके पास इसकी होनी चाहिए। फिर ये कंप्यूटर स्किल टेस्ट है, पार्ट सी मिनिस्टर स्टाफ के लिए, कि ये आप देख सकते हैं, ऑफिस प्रोसीजर का मैनुअल है, ड्राफ्टिंग नोटिंग है, फिर टाइपिंग है, इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही था, बाकी टेक्निकल स्टाफ का आप देख सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर आपको अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए अप्लाई करने से पहले। ठीक है, तो यही था, लास्ट डेट आपकी 30 सितंबर रहने वाली है, जिससे पहले पहले आपको अप्लाई करना है। तो यही कंप्लीट नोटिफिकेशन था। काफ़ी सारी ऐसी वैकेंसी है जिसमें एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, किसी में एक्सपीरियंस की नीड है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव की है। ठीक है, तो जिनको एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस पूरे PDF या फिर इस वैकेंसी के से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में। कौन सी पोस्ट है आपकी? सबसे पहले आपकी MTS की पोस्ट है, टोटल 5 वैकेंसीज हैं इसमें। आपकी एक OBC की है और 4 जनरल की पोस्ट है, पे लेवल 1 की वैकेंसी होती है आपकी। सिर्फ आपने 10th पास किया हो, और इसमें एज लिमिट आपकी 35 ईयर्स रहने वाली है। बाकी जो एज रिलैक्सेशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वही आपको इसमें मिलने वाला है। नेक्स्ट JSA का है, जिसमें आपकी 4 वैकेंसीज हैं, एक SC की, एक ST की और 2 OBC की है। पे लेवल 2 की आपकी वैकेंसी है, 12th पास किया और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। बाकी 35 ईयर्स इसमें एज लिमिट है, इसमें भी आपको सेम रिलैक्सेशन मिलने वाला है। नेक्स्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की 2 वैकेंसीज रहने वाली है, ये पे लेवल 4 की है, एक ST की और एक जनरल की है। 12th पास आपने किया हो, और स्किल टेस्ट जो स्टेनोग्राफी का मांगा जाता है वो आपको आना चाहिए। बाकी जो एज रिलैक्सेशन मैंने बता दिया, 18 से 27 दिया गया है। ठीक है, स्टेनोग्राफी का मैंने बता दिया, जो ट्रांसक्रिप्शन और डिक्टेशन होता है ये आपको आना चाहिए। इसके बाद एक ASO की वैकेंसी है, 2 वैकेंसीज हैं, एक SC और एक UR की। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी कोर्स में तो आप अप्लाई कर सकते हो। 35 ईयर्स इसमें एज लिमिट मांगी गई है। नेक्स्ट है, इसमें 2 वैकेंसी आपकी, एक SC की, एक OBC की, ये पर्सनल असिस्टेंट की है। इसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो और 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें से एटलीस्ट 3 साल आपने जूनियर स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट होती है उस पर आपने काम किया हो, या फिर मेट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट किसी में आपने काम किया हो। 7 साल का आपके पास टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 4 साल आपके पास जूनियर स्टेनोग्राफर का एक्सपीरियंस हो। बाकी शॉर्ट हैंड जो होता है 100 वर्ड पर मिनट,
ये आपको आना चाहिए। टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है 40 वर्ड पर मिनट, बाकी एज में 35 ईयर्स है। नेक्स्ट है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एक वैकेंसी है, ये जनरल की पे लेवल 11 की वैकेंसी है। इसमें मास्टर्स किया हुआ आपने 55% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए और 15 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। जो अकाउंट्स में होता है एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी पोस्ट होती है अकाउंट्स इस्टेब्लिशमेंट, इसका आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 4200 ग्रेड पे या फिर 7 साल का एक्सपीरियंस हो 4600 ग्रेड पे या 6 साल का एक्सपीरियंस हो 4800 ग्रेड पे या 5 साल का एक्सपीरियंस हो 5400 ग्रेड पे तो आप इसमें पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी एज लिमिट इसमें 45 ईयर्स दी गई है। तो ये एक वैकेंसी है जिसमें थोड़ा एक्सपीरियंस की नीड मांगी गई है। आगे चलते हैं। तो ये सारी पोस्ट हैं आपकी, मैं आपको एक बार देखो इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। 15 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, इससे पहले पहले आपको अप्लाई करना है। और आज से ही 9 सितंबर से ही ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, जहाँ पे आप विजिट करके अंडर जॉब्स का जो सेक्शन है वहाँ पे आप ये अप्लाई कर सकते हो। फीस की बात की जाए, फीस आपकी 750 रहने वाली है, जो आपकी यूआर ओबीसी के लिए है। बाकी SC ST वुमेन PWD के लिए आपकी 500 फीस रहने वाली है। ठीक है, अगर आप डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा सारी पोस्टों के लिए, और फीस भी आपको अलग अलग पे करनी पड़ेगी। एज, जो आपकी एज लिमिट है, ये 15 अक्टूबर पे कैलकुलेट की जाएगी। बाकी जो भी एक्सपीरियंस है या फिर कोई भी आपका एलिजिबिलिटी है जो, वो भी इसी डेट पे काउंट की जाएगी। ठीक है, बाकी ये कुछ पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स का मैं आपको बताऊंगा, पहले हम लोग एक बार एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, स्क्रीनिंग या सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले MTS की बात की जाए तो आपका रिटन टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में किया जाएगा। रिटन टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होगा, जो 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, बाकी ये मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर है जो आप देख सकते हैं। 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, 1 मार्क्स आपको करेक्ट पे मिलेंगे। ये इसका वेटेज है, इंग्लिश का आपका 25% है, हिंदी का 25% है, जनरल अवेयरनेस का 25% है, एनालिटिकल एबिलिटी का आपका 15% और कंप्यूटर रिसर्च का 10% है। टोटल 100% ये है आपका जो पेपर लिया जाएगा 2 घंटे का। बाकी इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंगल आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है JSA का, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का, इसका भी 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का होगा। बाकी ये तो क्वालिफाइंग है। तो ये रिटन टेस्ट में आपका 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, 1 मार्क्स आपका करेक्ट है। JSA का है, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। GK करंट अफेयर्स आपकी 20% वेटेज है, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग मैथमेटिकल स्किल्स आपके 35% है, कंप्यूटर अवेयरनेस 20% है और इंग्लिश हिंदी प्रोफिशिएंसी कोई एक आपका 25% है। टोटल 100% का है। तो जो भी जैसे मैंने बोला वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आप पढ़ रहे हो वही पढ़ना है आपको और एग्जाम देना है बस। इसके बाद इसमें एक स्किल टेस्ट होगा जो एक क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, स्किल टेस्ट होगा JSA का, जिसमें आपसे टाइपिंग स्पीड करवाई जाएगी, जो 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी रिटन टेस्ट के ही बेसिक्स पे बनेगी। नेक्स्ट आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का है, सिमिलर है, 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका 2 घंटे का, 40 मार्क्स मिनिमम है। सेम ने आपकी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, इसमें आपकी सेम ही है बिल्कुल। ठीक है, 20% ये है, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स 35%, कंप्यूटर अवेयरनेस 20% और इंग्लिश हिंदी प्रोफिशिएंसी आपको 25% रहने वाला है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किल टेस्ट इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा आपका। ठीक है, टाइपिंग स्पीड और शॉर्ट हैंड इसमें आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा, ये भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसके लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। 100 मार्क्स का आपका पेपर है, 2 घंटे का, सेम 40 मार्क्स मिनिमम है। इसके बाद इसमें पोस्ट स्पेसिफिक इंक्लूडिंग कंप्यूटर नॉलेज है, जो 60% वेटेज है। इसका मेंटल एबिलिटी रीजनिंग मैथमेटिकल स्किल्स 20% है और इंग्लिश हिंदी प्रोफिशिएंसी इसमें 20% है। सो ये पोस्ट स्पेसिफिक में हो सकता है आपसे जो शायद FRSR हो गया आपका, जो गवर्नमेंट रूल्स होते हैं, FRSR या CCS रूल्स या RTI या प्रोक्योरमेंट होता है जो, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स होते हैं, इन सब से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये पोस्ट स्पेसिफिक थे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर थे। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका मेडिकल रूल हो गया, MA रूल हो गया, CSMA रूल हो गया, ये सारों से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये पोस्ट स्पेसिफिक से। तो ये थोड़ा एडिशनल आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बट इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। सो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ी नॉलेज इसमें ज़्यादा आपसे होगी, तो ये आपको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा ये टॉपिक, पोस्ट स्पेसिफिक ये लोग क्या मांग रहे हैं। ठीक है, बाकी इसमें भी स्किल टेस्ट है, इसमें आपसे ड्राफ्टिंग और नोटिंग कराई जाएगी सर्कुलर का, टाइपिंग होगी, MS वर्ड वगैरह यूज़ करवाया जाएगा, MS वर्ड, MS एक्सेल, कैलकुलेशन और प्रिपरेशन ऑफ PPT MS पावर पॉइंट में। ठीक है, ये चीज़ है एक्स्ट्रा, ये भी क्वालिफाइड नेचर है। स्किल टेस्ट आपका 50 मार्क्स का होगा, जिसमें मिनिमम 20 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट सेम आपकी रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही बनेगी। नेक्स्ट पर्सनल असिस्टेंट का मैं बताता हूँ, 100 मार्क्स का पेपर है, सेम इसमें आपका इंग्लिश होगा 25%, हिंदी 25%, कंप्यूटर फंडामेंटल्स 25%, ऑफिस प्रोसीजर एंड रूल्स हैं 10%, और एनालिटिकल एबिलिटी मेट्रिकुलेशन लेवल ये भी 15%।
तो ये सब है हिंदी इंग्लिश आपका डोमेन स्किल टेस्ट लिया जाएगा। इसमें भी टाइपिंग स्पीड और शॉर्ट हैंड आपकी होगी, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। बाकी रिटन टेस्ट पे ही फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। लास्ट है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का। इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा ये आपका एग्जाम, सिर्फ लैंग्वेज पार्ट को छोड़ के, ठीक है। रिटर्न टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू आपका चंडीगढ़ में ही होगा। रिटर्न टेस्ट आपका 80% वेटेड होगा और इंटरव्यू आपका 20% रहेगा। रिटर्न टेस्ट आपका 80 मार्क्स का रहने वाला है, 1.5 आवर्स का। इसमें CCS रूल्स हैं 40 मार्क्स के, जैसे मैंने बताया। इसके फाइनेंस रूल्स होंगे आपके 16 मार्क्स के, एकेडमिक रूल्स 8 मार्क्स, कंप्यूटर स्किल और नॉलेज 8 मार्क्स का, इंग्लिश नॉलेज फॉर कम्युनिकेशन ये भी 8 मार्क्स का आपका रहने वाला है। टोटल 80 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा, जो 1 मार्क्स ईच, और इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 की ही रहने वाली है। सेम ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू इन दोनों के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन रहने वाला है। तो यही था इसका एग्जाम पैटर्न, ठीक है। बाकी ये कुछ पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो। मैं एक बार आपको ऑनलाइन अप्लाई का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं, आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं तैयार। 10th की हो गया, प्रूफ ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, 3 ईयर्स बैंक स्टेटमेंट, जो प्रूफ ऑफ सैलरी अगर कोई एक्सपीरियंस वाला का है उसका ये। फिर रिजर्वेशन, अगर OBC वगैरह का आप क्लेम कर रहे हो, लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए जिसमें नेम प्रिंट होना चाहिए आपका। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप देख लेना, नेम और डेट आपका इम्प्रिंट होना चाहिए। NOC अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हो या फिर कहीं पे जॉब कर रहे हो, ठीक है। ये कुछ कलर्ड फोटोग्राफ का है, इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना। अपलोडिंग ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ 10 डेज रिसेंट होनी चाहिए जब आप ये एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो। इसके साथ ही जो आपका नेम है, नाम और डेट उस पर प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए फोटोग्राफ पे, ठीक है, जब आप इसको अपलोड कर रहे हो। बाकी ये 3/4 आपका स्पेस होना चाहिए फोटोग्राफ का, फ्रंटल फेस कवर करना चाहिए फोटोग्राफ में, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो फोटो को बहुत जूम आउट करते बनाते हैं, जो यहाँ पे आता है, ठीक है। तो कोशिश करना 3/4 स्पेस ये कवर करे। ये रेफरेंस नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 2/2025 का। ये 15 सितंबर का आपका नोटिफिकेशन है। रायबरेली का ये इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। जो भी सिलेक्शन होंगे वो रायबरेली पे ही आपको पोस्ट किया जाएगा। कौन कौन सी वैकेंसी है? असिस्टेंट रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन की पे लेवल 10 की एक वैकेंसी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन की पे लेवल 8 की वैकेंसी है। नेक्स्ट असिस्टेंट ग्रेड 2 की एडमिनिस्ट्रेशन पे लेवल 5 की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। स्टार्ट 15 सितंबर से होने वाला है। इसके बाद जो इसकी लास्ट डेट है वो 31 नवंबर है, और जो हार्ड कॉपी भेजने की लास्ट डेट है वो 7 नवंबर रहने वाली है। आगे चलते हैं, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसकी। सबसे पहले असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पे लेवल 10 की जो वैकेंसी है, जिसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉर्ड इंस्टीट्यूट से, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास सुपरवाइजरी पोजीशन में, और एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास लोअर ग्रेड पे हो किसी भी सेक्शन ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पे लेवल 8 में किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी प्रोबेशन 2 साल का आपको हर जगह देखने के लिए मिलता ही है। डिजरेबल क्वालिफिकेशन है जो आप देख सकते हैं। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AO की एक वैकेंसी, 35 ईयर्स एज लिमिट है। इसके बाद इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास किसी भी कोर्स में अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का एज एन ASO, जो पे लेवल 7 में किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग है इसमें भी आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, इसका भी 2 साल का आपका प्रोविजन है। बाकी कंप्यूटर ऑपरेशंस में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इसके बाद एक पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड 2 की पे लेवल 5 की 2 वैकेंसीज। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास किसी भी कोर्स में, उसके साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए नोटिंग या ड्राफ्टिंग का किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, PSU में, यूनिवर्सिटी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इसमें ईयर नहीं बताया गया कितने साल का होना चाहिए, सिंपली एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट शायद नहीं होने वाली। बाकी इसमें भी 2 साल का आपका प्रोविजन पीरियड रहने वाला है। सिंपल ग्रेजुएशन किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये पे लेवल 5 की आपकी वैकेंसी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे देखते हैं, जैसे कि एज एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है वो आपका क्लोजिंग डेट ऑफ जो एडवर्टाइजमेंट है 7 नवंबर, शायद वही काउंट किया जाएगा आपका एज एंड एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट रिकॉर्ड। इसके बाद NPS के तहत आपको रखा जाएगा, आपको पता होता है 1 जनवरी शायद 2004 है। उसके बाद से जो भी अपॉइंटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो NPS के तहत होते हैं। फिर एक कुछ है कि ये कि आपकी जो परमानेंट ट्रांसफ़र है वो NIPR रायबरेली में ही किया जाएगा, यहाँ पे ही आपको परमानेंट रिजर्वेशन पे रखा जाएगा। फिर जो भी एज रिलैक्सेशन है SC ST OBC PWD या एक्स सर्विसमैन EWS की, सॉरी, ये सारी या फिर एक्स सर्विसमैन की, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी OBC वगैरह का पढ़ सकते हैं किस फॉर्मेट में होना चाहिए, इसके एनेक्जर इन्होंने लास्ट में लगा रखे हैं। कैटेगरी एज रिलैक्सेशन में OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 साल का है, PWD विद 40% मिनिमम डिसेबिलिटी में 15 साल, SC ST 13 साल, OBC और 10 साल और अदर कैटेगरीज का आपको दिया जाएगा एक्स सर्विसमैन का एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म से। ये कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के पॉइंट है जो आप पढ़ सकते हो। ये मैंने आपको बताई दिया 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है।
जहाँ पे आपको अप्लाई करना है। 31 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट रहेगी और 7 नवंबर आपकी जो हार्ड कॉपी सबमिट करने की वो लास्ट डेट रहने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, ठीक है। जब भी आप अप्लाई करो तो इसमें यहाँ पे एक जगह प्रोसीजर लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये प्रोसीजर है। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन, फिर आपको फीस सबमिट करनी है, एप्लीकेशन सबमिशन करना है ऑनलाइन, और फिर उसके बाद एक ऑनलाइन एप्लीकेशन को सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ एनक्लोज करके आपको एक फिजिकल कॉपी भी एड्रेस पे भेजनी है, ठीक है। ये एनवेलप रहेगा, जिसमें एनवेलप में जैसे ऑफलाइन फॉर्म फिल करते हो आप, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट पे भर रहे हो, वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये सब मेंशन करके आपको पोस्टल एड्रेस करना है। इस एड्रेस पे सारे डॉक्यूमेंट, एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच आपको सेल्फ अटैच करके भेजने पड़ेंगे, तभी आपका कंप्लीट इसको फिल माना जाएगा। बाकी अगर आप एनओसी अप्लाई कर रहे हो तो इंटरव्यू और रिटर्न एग्जाम के टाइम पे आपके पास एनओसी होना चाहिए अलॉन्ग विथ विजिलेंस सर्टिफिकेट। फीस की बात की जाए तो फीस आपकी 1180 रहने वाली है अगर आप पे लेवल 10 और उसके लिए अबव अप्लाई कर रहे हो, और 590 फीस रहेगी आपकी अगर आप पे लेवल बाकी सारी पोजीशन के लिए, पे लेवल 10 और उसको छोड़ के बाकी सारी पोजीशन के लिए आपकी 590 फीस रहने वाली है। ये रजिस्ट्रार मैंने आपको बोल दिया था। ये प्रोसीजर मैंने बता दिया, यही इंपॉर्टेंट डेट है 15 सितंबर, 31 अक्टूबर लास्ट डेट, और सबमिशन करने की 7 नवंबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ये मैंने आपको बता दिया। तो यही सारे हैं, बाकी एनेक्सर जो लास्ट में लगे हैं। ये आपकी टोटल वैकेंसीज हैं 1732, जिस पे ये आपकी पोस्ट है। इसमें 744 आपकी एमटीएस की पोस्ट है, इसके बाद माली की पोस्ट है जो गार्डनर की 282 है लेवल 1 की, फिर जीएसए की पोस्ट है 199, क्लरिकल पोस्ट है जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एक टाइपिंग स्पीड आपको एक्स्ट्रा चाहिए होगी। पटवारी की 79 पोस्ट पर वैकेंसीज है, बहुत अच्छी वैकेंसी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड टी की आपकी 44 पोस्ट पे वैकेंसी है, सर्वेयर की 6 है। नेक्स्ट है एएसओ की टोटल 6 वैकेंसीज है, नॉन मिनिस्टर है ये आपकी वैकेंसी है। नेक्स्ट है जूनियर ट्रांसलेटर की जो 6 वैकेंसी है। नेक्स्ट है नायब तहसीलदार की 6 वैकेंसी है आपकी। एसओ सेक्शनल ऑफिसर की आपके पास 75 वैकेंसी है, ये हॉर्टिकल्चर की है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर की 67 वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर सिविल में आपकी 104 वैकेंसी है। नेक्स्ट प्रोग्रामर में 6 वैकेंसी है, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट में आपकी 9 वैकेंसी है, प्लानिंग असिस्टेंट में 23 वैकेंसी है, लीगल असिस्टेंट में 7 वैकेंसी है, असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल में आपकी 15 वैकेंसी है। नेक्स्ट है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में आपकी 3 वैकेंसी है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में आपकी 10 वैकेंसी है, असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम में आपकी 3 है, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप में आपकी टोटल 1 वैकेंसी है। इसके बाद आपकी डिप्टी डायरेक्टर की 4 वैकेंसी है, डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन की 1 वैकेंसी है, डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग की 4 वैकेंसीज है, असिस्टेंट डायरेक्टर की प्लानिंग की आपकी 19 वैकेंसी है टोटल, और असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्ट की आपकी टोटल 8 वैकेंसी है। तो टोटल 1937 वैकेंसी है, सॉरी 1732 वैकेंसी है आपकी, जो ये वैकेंसी आउट हुई है, डीडीए में आउट हुई है। और मैं आपको एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो 1000 रुपीज़ फीस रहने वाली है आपकी। कोई भी कैटेगरी के आप अप्लाई करो, अगर आप डिफरेंट पोस्ट के अप्लाई करो, आप डिफरेंट आपको 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे सेपरेटली। इसके बाद जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जो दोबारा जॉब ले रहे हैं वो इस फी कंसेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई भी फीस पे की गई है आपके द्वारा तो वो रिफंड नहीं होने वाली है। एग्जामिनेशन सेंटर मोस्ट प्रोबेबली आपके दिल्ली एनसीआर में ही रहेंगे। अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो ये आपको दिल्ली एनसीआर के अगल बगल में आपको ये सेंटर्स देखने के लिए मिलने वाले। बाकी 100% चांस है, 99% चांस है कि आपके दिल्ली एनसीआर में ही एग्जाम कंडक्ट करने वाला है। अब मैं आपको एक बार एग्जाम पैटर्न दिखाता हूँ जेएसए का। ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है, जिसमें 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्टेज 1 में आपके 50 मार्क्स का जनरल इंटेलिजेंस होगा, फिर जनरल अवेयरनेस होगा 50 मार्क्स का, 25 क्वेश्चन है। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जो आपको 50 मार्क्स की है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज है जो 50 मार्क्स है। टोटल 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है स्टेज 1, ठीक है। जैसे कि आपका हर जगह वनडे एग्जाम्स में एसएससी या फिर कहीं पे भी यही सेम आपका लगभग पैटर्न रहने वाला है, तो कुछ आपको अलग से पढ़ना नहीं है। ये सेशन फर्स्ट, फिर उसके बाद मैथमेटिकल एबिलिटी आपका जो स्टेज सेकंड है, जो स्टेज 1 क्वालीफाई करेगा वो स्टेज 2 देगा। फिर मैथमेटिकल एबिलिटीज होता है, 30 क्वेश्चन होंगे जो 90 मार्क्स के। नेक्स्ट है रीजनिंग का आपका, और 30 क्वेश्चन होंगे 90 मार्क्स के। फिर इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स के आपके। फिर जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के टोटल। ये जो आपका ये सेक्शन फर्स्ट है ये 1 घंटे का होगा, उसके बाद सेक्शन सेकंड 1 घंटे का रहने वाला है। फिर सेक्शन थर्ड में आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा जो मैंडेटरी है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो इसके आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। 15 क्वेश्चन होंगे ये 45 मार्क्स के, इसके लिए आपको अलग से 15 मिनट दिए जाएंगे। इसके बाद एक स्किल टेस्ट है, ये आपका सेक्शन 4 में रहने वाला है और सेक्शन सेकंड में रहने वाला है 10 मिनट का। टाइपिंग टेस्ट है जो स्किल टेस्ट के रूप में 10 मिनट आपको दिए जाएंगे, और ये सेम डे होगा आपका। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तो आप टाइपिंग टेस्ट के लिए भी साथ ही साथ प्रिपेयर होकर जाओ। तो ये चीज़ है, 1 घंटे का आपका ये हो गया सेक्शन फर्स्ट, फिर 1 घंटे का सेक्शन सेकंड हो गया, और सेक्शन थर्ड आपका 15 मिनट का रहने वाला है जो क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपका जो स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट है ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो ये दोनों चीज़ आपकी क्वालिफाई हो गई। बाकी 1 घंटे का आपका ये हो गया सेक्शन फर्स्ट, और 1 घंटे का सेक्शन 2 हो गया। तो ये 30 क्वेश्चन इसमें, 30 इसमें, 40 इसमें और 20, तो ये 60 क्वेश्चन के आपके 2 सेक्शन रहने वाले। ये आपका हो गया जेएससी का, ठीक है।
पहले ये देख लेते हैं जेएसए का, ठीक है, स्टेज सेकंड ऑफ सेक्शन 4 ऑफ स्टेज सेकंड। ये स्किल टेस्ट के बारे में ही है। स्किल टेस्ट जो टाइपिंग टेस्ट है आपका, ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है, और जो मीडियम है वो आपको पहले ही बताना है, इंग्लिश या हिंदी का, ठीक है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, और ये चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने चॉइस दिया है वो दोबारा चेंज नहीं होगा, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। ओके, ये यहाँ पे भी लिखा है सेम सेक्शन सेकंड ऑन द सेम डे, तो ये सेम डे भी ही आपका टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। आगे चलते हैं। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का आपका 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड, और इसमें आपका रीजनिंग होगा, क्वांटिटेटिव होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, और इसमें इंटरव्यू भी आपका होगा। इसके बाद नेक्स्ट है एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसमें भी आपका 2 स्टेज का रहने वाला है। स्टेज फर्स्ट में आपकी रीजनिंग होगी 50 मार्क्स की, 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपके 50 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स का ये होने वाला है, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। 1 घंटे का आपका ये पेपर रहने वाला है। इसके बाद जो क्वालिफाई करेगा, ये स्टेज सेकंड है, उसी में आपका टेस्ट होने वाला है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। फिर आपका इसमें सेक्शन फर्स्ट में 1 घंटे का है ये आपका, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे 90 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के 30 मार्क्स के, जो 90 मार्क्स होंगे। इसके बाद सेक्शन सेकंड है, जिसमें इंग्लिश और आपका जनरल अवेयरनेस है, 45 मार्क्स, 45 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन, जो 135 मार्क्स और 75 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है। ये भी आपका 1 घंटे का आपका होने वाला है। नेक्स्ट है सेक्शन थर्ड, ये कंप्यूटर नॉलेज, ये भी क्वालिफाइंग नेचर है। 20 क्वेश्चन होंगे आपके 60 मार्क्स के, और 15 मिनट्स इसमें दिए जाएंगे, तो ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर है। डेस्क का ये भी आपका जो 1 डाटा एंट्री टास्क है, ये भी आपका सेम डे ही कंडक्ट कराया जाएगा, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। 15 मिनट्स का आपका ये रहने वाला है। बाकी ये कुछ आपके हैं, जैसे कि नायब तहसीलदार का जो स्टूडेंट भरेंगे, ये भी 2 घंटे का आपका होने वाला है। 120 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। इसमें जो रिस्पेक्टिव ट्रेड है जिसके लिए क्वेश्चन है, उसमें आपके होंगे, उसके साथ ही रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। सेम लीगल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर सिविल का, ये सब देख लेना, सेम लगभग आपका पैटर्न है। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें जो आपका जिस चीज़ के लिए आप फिल कर रहे हो ट्रेड, उस रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के क्वेश्चन होंगे, उसके साथ ही रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज आपका पूछा जाएगा। सेम सारे जितने भी ट्रेड्स हैं, सेम उसका पटवारी के लिए भी सेम ही है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना। बाकी एएसओ और मैंने आपको जेएसए का प्रॉपर्ली वो बता दिया। ये डेस्क से रिलेटेड है, ठीक है। डेस्क का भी आपका सेम डे ही कंडक्ट होगा, 15 मिनट्स का, जैसे कि मैंने बताया। ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है, ठीक है। ये भी आपको इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। तो ये है, और बाकी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स वाले आप एक बार पढ़ सकते हो कि कुछ एक्स्ट्रा टाइम आपको दोनों जगह दिए जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये। अब एक बार हम चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहले मैं कट ऑफ दिखाता हूँ आपको एक बार। ये है आपकी कट ऑफ, ठीक है। ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की आपको पता है 200 मार्क्स का हो, तो ये 174 गई है यूआर की, जिसमें 1041 कैंडिडेट्स है, ईडब्ल्यूएस की 167, एससी की 156, एसटी की 150, देन ओबीसी की 163। बाकी ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, वीएच, ओएच, एचएच और अदर, जिसमें ये कैंडिडेट्स थे। 2601 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था। इसके बाद फिर ये जेएसए की है 139, फिर 119 ईडब्ल्यूएस की, 130 एससी की, 125 एसटी की, 134 ओबीसी की, फिर एक्स सर्विसमैन की 51, 76 वीएच, ओएच, और ये आप पूरी कट ऑफ देख सकते हो जिन स्टूडेंट को क्वालिफाई किया गया था, ठीक है। स्टेज 1 के लिए जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे सितंबर अक्टूबर, और ये स्टेज सेकंड के लिए था, तो ये इसकी कट ऑफ थी। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के लिए हैं। जैसे नेशनलिटी का मैंने बता दिया। एज लिमिट आपकी जो क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट मैं आपको बता देता हूँ, 5 नवंबर रहने वाली है, यही आपकी क्रूशल डेट रहने वाली है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यही आपकी हर जगह कंसीडर किया जाएगी, ठीक है। एज लिमिट आपकी 5 ईयर्स एससी एसटी की, ओबीसी की 3 साल, और पीडब्ल्यूडी की 10 साल, 15 साल पीडब्ल्यूडी एससी एसटी, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी 15 साल, 13 साल आपको ये एज रिलैक्सेशन दिए जाएंगे, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं जो, और ग्रुप ए बी सी, ये आप देख सकते हैं। विंडोज विडोज डाइवर्स के लिए जो भी एज रिलैक्सेशन है वो देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो एक्सेप्टेड है वो आपकी 10th की मार्कशीट की ही होगी, ठीक है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि जो आपकी डेट है 5 नंबर, वही कंसीडर किया जाएगा, वही आपकी क्रूशल डेट भी कंसीडर की जाएगी। एप्लीकेशन फीस का मैंने आपको बता दिया है, 1000 रुपीज़ फीस रहने वाली है। कैसे अप्लाई करना है, ये dd.gov.in पे जाना है, जॉब्स में जाके आपको सेलेक्ट जॉब्स में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक है। प्रोविजनल रहता है, इसमें भी प्रोबेशन पीरियड आपका रहने वाला है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रहता है आपका। फीस वगैरह का कैसे अप्लाई करना है ये आप पढ़ सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको सारे बता दिए। पटवारी का जैसे कि मैंने बताया, इसमें भी स्टेज 1 और स्टेज सेकंड रहने वाला है, 2 स्टेज का एग्जाम, ठीक है। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के 2 घंटे का आपका पेपर, और ये स्टेज 2 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के 2 घंटे का आपका पेपर होगा, जैसे कि मैंने आपको प्रॉपरली बता दिया। इंटरव्यू जहाँ पे भी इंटरव्यू है, जैसे कि ऊपर वाली जो आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रुप ए, वहाँ पे 15% आपका इंटरव्यू होगा, 85% रिटर्न मार्क्स पे लिया जाएगा। एएसओ का मैंने ये सब आपको पॉइंट्स बता दिए जो आप पढ़ सकते हैं। पेनल्टी फॉर रॉन्ग 0.33, मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये बाकी क्वालिफाइंग होता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए, जिसका कोई अब सेंस नहीं रहता है, आपको कट ऑफ उसी हिसाब से डिसाइड होगी जितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं। ये पीरियड ऑफ प्रोबेशन है, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड आपका जो रहता है डिपार्टमेंट में वैसा ही रहने वाला है, 2 साल का आपका रहने वाला है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज वेरिफिकेशन के लिए
लानी है। ये एग्जामिनेशन सेंटर का है, हेल्प डेस्क का है, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर ये कुछ इंडिकेटर एडवर्टाइजमेंट नंबर आप चेक कर सकते हो, आईआईटी धनबाद की आपकी वैकेंसी रहने वाली है और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे आप विजिट कर सकते हो अप्लाई करने के लिए। कौन कौन सी वैकेंसी है, ये जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है जो क्लरिकल वैकेंसी होती है, ये पे लेवल 3 की वैकेंसी है। 10 आपकी जनरल की पोस्ट है, 4 एससी की है, 1 एसटी की है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 4 है, टोटल 19 वैकेंसी है। इसमें से कुछ वैकेंसीज आपकी रिजर्व्ड है, पीडब्ल्यूडी वगैरह के लिए 2 वैकेंसी, ठीक है। इसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात की जाए तो जेएसए की लेवल 3 की है, 30 ईयर्स एज लिमिट है, बाकी जो एज रिलैक्सेशन होता है वो आपको मिलेगा अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए, ईडब्ल्यूएस की तो वैकेंसी नहीं है, ओबीसी और बाकी एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन मिलेगा। क्या रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएशन किया हुआ आपने, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। इसके साथ ही आपके पास थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए किसकी, ऑफिस एप्लीकेशन जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और बाकी जो होते हैं आपके एमएस वर्ड वगैरह के, वो सब की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए, इंग्लिश में 25 वर्ड पर मिनट, तो ये काफ़ी कम मांगी गई है, और 20 वर्ड पर मिनट अगर हिंदी में है, कोई भी एक होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद द टाइपिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट टाइपिंग, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं तो आपको टाइपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है, तो आपको टाइपिंग नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज़ इसमें दिया गया है। अभी इसमें सिंगल पीडीएफ अपलोड हो गए और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप पढ़ सकते हो। इसमें एज रिलैक्सेशन का दिया गया है, एससी एसटी ओबीसी जो भी हैं एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी जो एम्प्लॉइज़ हैं आईआईटी एनआईटी और सीएफटीआई के, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा। जो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वही आपकी एज की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की वो क्रूशल डेट, कट ऑफ डेट रहने वाली है, ठीक है। ओबीसी एनसीएल इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। ओबीसी एनसीएल आपका 1 अप्रैल 2025 या उससे पहले का इशू होना चाहिए, ठीक है। फिर फीस कितनी रहने वाली है, 500 रुपीज़ आपकी फ़ीस रहने वाली है जो आपको एसबीआई करेक्ट लिंक यहाँ पे जाके पे करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी नॉन रिफंडेबल है। लास्ट डेट आपकी 26 अक्टूबर रहने वाली है, तो यही आपकी कट ऑफ डेट रहेगी, कट ऑफ डेट या फिर क्रूशल डेट रहने वाली है, तो इसी पे आपकी सारी एलिजिबिलिटी काउंट की जाएगी। बाकी जो ओबीसी का है वो 1 अप्रैल 2025 बताया गया है। ये कुछ पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं, यही था। अब एक बार मैं आपको पुरानी नोटिफिकेशन से इसका एग्ज़ाम पैटर्न दिखाता हूँ जिससे आप प्रिपरेशन सही से कर पाओ। तो ये रिटर्न टेस्ट 80 मार्क्स का होता है आपका, ठीक है। होपफुली यही आपका पैटर्न रहने वाला है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। और आप देखो ना, तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और आपका टाइप राइटिंग टेस्ट भी रहेगा। टाइप राइटिंग टेस्ट आपका एक क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है, तो जिसको आपको सिर्फ टाइप क्वालिफाई करना पड़ेगा। बट अगर आप देखो तो जिस दिन आपका रिटन टेस्ट होगा उसके अगले ही दिन आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है, तो इस चीज़ की आप प्रिपरेशन पहले से ही करके चलें। रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन के साथ साथ आप ये टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का ही पढ़ते चलें, क्योंकि अगले ही दिन आपका ये क्वालिफाई करने वाले हैं, ठीक है। स्टेप 1 आपका रिटन टेस्ट होगा, स्टेप 2 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, स्टेप 3 आपका ट्रेड टेस्ट रहने वाला है। ट्रेड टेस्ट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, इसका कोई भी फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं रहने वाला। एटलीस्ट 10 टाइम्स स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे फॉर स्टेप 2 एंड 3, जो कि आपका नेक्स्ट डे को शेड्यूल रहने वाला है। उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा और रिटन टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बेसिस पे, ठीक है। यही इस चीज़ में दिया गया है, ये आप पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन और एनओसी होना चाहिए अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी या स्टेट गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉय हो तो आपके पास एनओसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ओबीसी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का दिया गया है इसमें। ये है आपका सिलेबस जूनियर असिस्टेंट का। इसमें साले पहले रिटन टेस्ट रहेगा 80 एमसीक्यू जिसमें रहने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर आपका 20 क्वेश्चन, फिर मैथ्स के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जीके एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन। फिर इसका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है 30 मिनट्स का रहेगा, 20 मार्क्स का कैरी करेंगे। एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट इसमें दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल 100 मार्क्स हो जाएगा टायर 1 और टायर 2 की तरह। और फिर उसके बाद और एवेल्यूशन प्रोसेस ये आप देख सकते हो, क्वालिफाइंग है जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो कट ऑफ रहेगी वही डिपेंड रहेगा। इसके बाद टाइप राइटिंग टेस्ट है इंग्लिश का, ये आप देख सकते हो, ठीक है। 25 वर्ड पर मिनट ही लाने हैं, तो आप इजीली ला सकते हो अगर आपने पहले टाइपिंग की है। हिंदी 20 वर्ड पर मिनट है। इस की स्ट्रोक्स वगैरह है, इसको आप देख लेना, ठीक है। अगर आप टाइप राइटिंग हिंदी में कर रहे हो तो आपको पहले ही जो कुर्ती देव या मंगल फंड दिया जाएगा, इसके लिए आपको पहले ही इंटीमेट करना पड़ेगा कि आप हिंदी में टाइप राइटिंग करना चाहते हो, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं टाइप राइटिंग के। बट मैं आपको बता दूं, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 45 प्लस है तो आप इजीली 25 प्लस या फिर 20 प्लस हिंदी में आराम से ला सकते हो। इसका कोई सेंस नहीं होता है, ठीक है। करेक्ट आपको करना है और आप इजीली स्पीड ले आओगे। तो यही था कंप्लीट
ठीक है। इसमें एग्जाम पैटर्न के लिए मैंने बता दिया, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कोई वनडे एग्जाम या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो सेम सिलेबस है, आपको कुछ भी डिफरेंस इसमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको थोड़ी MS वर्ड एक्सेल ये बेसिक है जो सबको चलाना आता है, यही आपको पढ़ना है। बाकी कुछ भी ऐसा आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, जो आप तैयारी करें वही तैयारी करते रहो, अप्लाई कर दो और जब भी इसका एग्जाम हो आप एग्जाम देने चले जाना। तो यही था कंप्लीट नोटिस है। ये आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट में वैकेंसी है। ये आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं SIB का, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का है। टोटल आपकी जो वैकेंसीज है ये 455 है। ये आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं, रिजर्वेशन वाइज कितनी कितनी आपकी वैकेंसीज रहने वाली है। और टोटल 455 पोस्ट हैं जिसमें आपकी ये वैकेंसीज आउट हुई हैं। ये वैकेंसी आपकी पे लेवल 3 की होने वाली है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का होता है। इसमें एक एक्स्ट्रा है, जो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो की आपकी वैकेंसी होती है उसमें आपको 20% बेसिक पे जो होता है आपका वो एडिशनल मिलता है। सिक्योरिटी SSA कहते हैं इससे, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस होता है ये आपका। ये आपको किसी और जॉब में नहीं मिलेगा, इसी जॉब में आपको 20% जो आपकी बेसिक होती है वो एक्स्ट्रा मिलती है इस जॉब में। उसके साथ ही एक कंपनसेशन मिलता है, जो 30 दिन का, अगर आप हॉलीडे के टाइम पे, छुट्टी के टाइम पे अगर आप जॉब करते हो, वर्क करते हो, तो आपको 30 डेज का जो कैश कंपनसेशन है ये मिलता है। ये और भी कहीं आपके कुछ डिपार्टमेंट्स में होता है, बट ये सारे डिपार्टमेंट में नहीं मिलेगा। और स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस तो सिर्फ आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो में ही मिलता है। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? 10th पास आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए LMV का। ठीक है, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये तो आपका जनरल स्टेट वगैरह से इशूड होता है। और उसके साथ ही आपके पास नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी मोटर मैकेनिक्स की, ऊपर ऊपर की जो माइनर डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं उसकी। एक्सपीरियंस होना चाहिए चलाने का, और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपका। ठीक है, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। बाकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए उस स्टेट का जिसके लिए आप कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसीज रहने वाली है ये। ठीक है, और कितनी फ़ीस रहने वाली है? सो आपकी फ़ीस के दो कंपोनेंट हैं, एक तो 100 रुपीज़ है और एक 550 रुपीज़ है। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है 550, जो हर किसी को देना पड़ेगा। तो ये 550 तो सबके लिए है, बट ये 100 रुपीज़ फीस जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनको 100 रुपीज़ नहीं देना। उनकी जो टोटल फीस है SC ST फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए 550 फीस रहने वाली है। इसमें PWD वाले स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ देख लेना, कोई भी PWD कैंडिडेट इसमें अप्लाई ना करे। उनके लिए ना रिजर्वेशन है ना फिर इसमें कुछ आपके लिए पोस्ट है। और बाकी जो आपके जनरल EWS और OBC के हैं उनके टोटल 650 फीस आपकी जमा करनी है। एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी है कि 100 रुपीज़ नहीं है, ठीक है, उनको 550 फीस ही पे करनी है। ऑनलाइन मोड पे मोड ऑफ पेमेंट आपका डिफरेंट डिफरेंट है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स बताता हूँ। तो ये 6 सितंबर से पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, 6 सितंबर से। और जो लास्ट डेट है 28 सितंबर है। जो 28 सितंबर है यही आपकी क्रूशल डेट है। तो जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आपका 10th की मार्कशीट है या फिर डोमिसाइल है, ये सब 28 सितंबर से पहले का आपके पास होना चाहिए। अब चलते हैं एक बार एज लिमिट, जो आपको 18 to 27 ईयर्स है एज लिमिट। इसके साथ ही जो एज रिलैक्सेशन मिलता है गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो सब मिलेगा। ठीक है, जैसे कि SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, जो आपके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं 40 ईयर्स का जो मिलता है। बाकी एडिशनल ये रिलैक्सेशन है, जो भी डाइवोर्स या विडोज हैं उन सबको ये एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। बाकी एज रिलैक्सेशन डिफरेंट डिफरेंट ये स्पोर्ट्स पर्सन का ये आप देख सकते हैं। एक बार आपको मैं एग्जाम पैटर्न बताता हूँ। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन टायर 1 आपका 5 पार्ट्स में रहेगा। ये आपका जनरल है, जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सेम आपको ये पूछा जाता है। तो ये वनडे एग्जाम में क्या होता है, जनरल अवेयरनेस आपकी 20 मार्क्स की होगी। बेसिक ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग रूल्स ये बेसिक आते हैं बिल्कुल 20 मार्क्स का। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपका 20 मार्क्स का जिसमें रीजनिंग भी है। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी 20 मार्क्स की, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, और टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है 1 घंटे का। इसके बाद एक टायर 2 है जिसमें बेसिक मोटर मैकेनिज्म और जो ड्राइविंग टेस्ट का इंटरव्यू होगा आपका 50 मार्क्स का टोटल। ठीक है, और इसके बाद जो क्वालिफाई करेगा टायर 1 में उसके उन्हीं को टायर 2 में बुलाया जाएगा। ठीक है, कितने कैंडिडेट्स, लगभग 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी टायर 1 और टायर 2 के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा स्टूडेंट का। फाइनल मेरिट लिस्ट है ये टायर 1 और टायर 2 के बेसिस पे ही होगी। टायर 2 में भी आपको मिनिमम 20 मार्क्स स्कोर करने हैं 50 में से, तभी आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको रखा जाएगा, आपको क्वालिफाई किया जाएगा। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया होता है, लगभग 5 चॉइसेस आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन सिटी की, जिसमें आपको एक मिलेगा। सो यही जनरल इंस्ट्रक्शन से अभी आपका कोई भी ये नहीं आया है। 28 सितंबर ये है आपकी पेमेंट की करने की, 30 सितंबर ये ऑफलाइन की है। एग्जामिनेशन चॉइस का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट 5 आप पढ़ लेना एक बार। द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज रिलैक्सेशन है, कास्ट कैटेगरी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी आपका क्लोजिंग डेट का होगा। तो जो 28 सितंबर है यही कैलकुलेट किया जाएगा, इससे पहले का आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स आपके क्लोजिंग डेट से पहले आपके पास होने चाहिए। एंड ही मस्ट बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन इट, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये एज रिलैक्सेशन बता दिया। सो यही था, अभी इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं आया है।
बट ये इसमें भी सब कुछ आपको लगभग दे ही रखा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या है। तो यही था कंप्लीट नोटिफिकेशन आपका। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ। यूनिवर्सिटी की जो लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन की 25 सितंबर है। एक्चुअली में इसको एक्सटेंड किया गया है, ये आपका एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी पहले भी आ चुका था, बट काफ़ी कम स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, तो इसको दोबारा रीओपन किया गया है। 28 अक्टूबर 2024 का ये नोटिफिकेशन है, अब इसको दोबारा ओपन किया गया है। अब जो इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन की 25 सितंबर है, और जो हार्ड कॉपी भेजने की वो डेट है वो 30 सितंबर रहने वाली है। ये पोस्ट है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये है इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो 28 अक्टूबर 2024 को आया था। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट है? मेडिकल ऑफिसर की आपकी लेवल 10 की एक वैकेंसी है। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी की 4 वैकेंसी है, 2 जनरल की, एक आपकी एससी की है बैकलॉग की, एक ओबीसी की बैकलॉग की। ये पे लेवल 7 की वैकेंसी है। नेक्स्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की आपकी 2 वैकेंसी रहने वाली है। फिर ग्रुप सी पोस्ट में टेक्निकल असिस्टेंट की 3 है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की 1 है, लैब असिस्टेंट की 2 है, एलडीसी हिंदी टाइपिस्ट की 1 है, और लैब अटेंडेंट की आपकी टोटल 2 वैकेंसी है। टोटल ये सारी वैकेंसी पे आपका एप्लीकेशन ओपन हुआ है। कौन कौन सी फीस है आपकी? तो जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की हैं उनकी 1500 फीस है, और जो SC ST PWD कैटेगरीज के हैं उनकी 750 आपकी फीस है। ये डेट्स आपकी चेंज हो गई जो मैंने आपको बताई। ठीक है, फीस मैंने आपको बता दी है। एक बार मैं आपको इसका एलिजिबिलिटी दिखाता हूँ। सो ये मेडिकल ऑफिसर का आप देख लेना, MBBS आपके पास होना चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज होना चाहिए MCI से। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी का लेवल 7 की वैकेंसी है। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन हो, बैचलर डिग्री आपने किया हो, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास पर्सनल असिस्टेंट का, जो लेवल 6 का होता है 7 CPC में। ठीक है, और उसके साथ ही आपके पास स्टेनोग्राफी की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए, इंग्लिश या हिंदी में। मिनिमम स्पीड आपकी 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए, जो इंग्लिश में 35 है और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट है। और उसके साथ ही नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट हो गया, इनकी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, प्रोफिशिएंसी ये बाकी है, क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है। ठीक है, जो आपके स्किल टेस्ट हैं ये क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फिर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की। इसमें मास्टर डिग्री आपके पास कंप्यूटर साइंस में, या इंजीनियरिंग में, IT में, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, या MTech किया हो, ME किया हो कंप्यूटर साइंस IT में। एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में या नेशनल लेवल R&D लैब में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब में आपके पास इसका नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैथ, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटेशनल साइंस का। जैसे मास्टर डिग्री हो आपके पास मैथ्स में या फिर स्टैटिस्टिक्स में या कंप्यूटेशनल साइंस में, 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग का, किसी भी यूनिवर्सिटी में या नेशनल लेवल R&D लैब में। नेक्स्ट है ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन का है। इसमें BTech MSc किया हो आपने इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिजिक्स में, या फिर BTech BE किया हो आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर कम्युनिकेशन केमिस्ट्री बायोलॉजिकल साइंस में। एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट अर्थ साइंस में आपके पास बैचलर डिग्री हो बायोलॉजी में या एनवायरमेंटल साइंस में, एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एनवायरमेंटल एनालिसिस और मॉनिटरिंग में। इसके बाद नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल साइंस में, ये आपने ग्रेजुएशन किया हो केमिस्ट्री में, 60% मार्क्स होने चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास रेलेवेंट फील्ड में। फिर सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट का है, जिसमें आपके पास लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया हो और नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की, जिसमें ग्रेजुएशन किया हो इंजीनियरिंग में आपके पास। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। नेक्स्ट है अर्थ साइंस का लैब असिस्टेंट का, इसमें भी आपने ग्रेजुएशन किया हो कंप्यूटर साइंस या IT में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है LDC हिंदी टाइपिस्ट का, जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपने मास्टर्स डिग्री की हो, और उसके साथ ही आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की। इसमें इंग्लिश वाले नहीं है। ठीक है, हिंदी टाइपिस्ट ही मांगेगा, तो हिंदी में ही आपकी टाइपिंग मांगी गई है, और नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है आपकी, जिसमें 10+2 किया आपने साइंस सब्जेक्ट से किसी भी उसमें, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये डिजायरेबल है जो आप देख सकते हो। तो ये सब है इसकी एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है। ठीक है, फिर ये जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस वाली पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसके आपके पास प्रॉपर NOC होना चाहिए, प्रॉपर चैनल से, जो आपको इंटरव्यू के दौरान मांगा जाएगा या फिर स्किल टेस्ट के दौरान मांगा जाएगा। तो इस चीज़ का आप देख सकते हैं। फिर फीस का मैंने आपको बता ही दिया, 1500 फीस है जनरल EWS OBC के लिए, और SC ST PWD के लिए 750। बाकी जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो तो उसकी फीस आपको सेपरेट फिल करनी पड़ेगी। कोई भी एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आप अप्लाई कर रहे हो, जब उसको आप भेजोगे एनेक्जर के साथ, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। ठीक है, बाकी आपको पता ही होगा NPS लागू है, तो 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लगते हैं उनको NPS ही दी जाती है, जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम है, या फिर अब UPS आ गया है, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, ये आपको दिया जाएगा। फिर ये है जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे तो आपको ऑफलाइन भेजना है एक एनवेलप लेके, आपको ये लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए भर रहे हो, जैसे LDC यहाँ पे। फिर पोस्ट कैटेगरी, किस कैटेगरी से हो आप, जनरल से हो तो जनरल से, और फिर इसको इस पते पे आपको भेजना है। इसमें आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, जैसे कास्ट हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगा के भेजने हैं। डेट्स वगैरह मैंने आपको बता दी, ये चेंज हो चुकी हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो जो आपने एप्लीकेशन फीस सबमिट किया उसके रिसिप्ट, फिर जो भी सर्टिफिकेट्स हैं DOB को
सर्टिफिकेट, जैसे 10th का हो गया मार्कशीट, ये तो यहीं लगेगा। और फिर फोटोकॉपीज जो भी क्वालिफिकेशन की है वो, एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट, कोई और सर्टिफिकेट जाके एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन को मेंशन कर रहा है आपका। फिर कास्ट सर्टिफिकेट किसी भी का हो, SC ST OBC या PWD का, ठीक है। और उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए जो कि आप ऑफलाइन भेजोगे। बाकी ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आके आप अप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो यही था इस नोटिफिकेशन में, जो भी स्टूडेंट एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, वो इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है। ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है, स्टिल ये ऐसी वैकेंसी है क्योंकि ओपन किया गया है दोबारा, क्योंकि कुछ भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया होगा यहाँ पे, है ना। कंपटीशन बहुत कम रहता है इन पोस्ट पे, तो इन पोस्ट पे जाके एक बार आप नोटिफिकेशन कंप्लीट खुद पढ़ सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंडर ही है वैकेंसीज। कौन कौन सी पोस्ट हैं आपकी? सबसे पहले आपकी पर्सनल असिस्टेंट पे लेवल 6 की जनरल की वैकेंसी है, एज आपकी 37, एज रिलैक्सेशन है। बाकी जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग होता है वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट पर्सनल असिस्टेंट का ही आपकी एक वैकेंसी है पे लेवल 6 की। इसके बाद अकाउंटेंट की एक वैकेंसी आपकी, लेखापाल की पे लेवल 6 की। इसके बाद बिल क्लर्क की आपकी एक वैकेंसी रहने वाली है। LDC की आपकी एक वैकेंसी रहने वाली है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक की एक वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल की आपकी एक वैकेंसी है। स्कूल प्रोग्राम एंड सब्जेक्ट प्लानिंग की आपकी एक वैकेंसी है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की आपकी एक पोस्ट रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्राफिक डिजाइनर की आपकी एक वैकेंसी है। फोटोग्राफर की भी आपकी एक वैकेंसी रहने वाली है। ये सारी वैकेंसीज आपकी परमानेंट बेसिस पे हैं, जिसमें आपको रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स मिलेगा, नॉर्म्स मिलेगा। बाकी जो आपका मैक्सिमम एज लिमिट है वो 37 ईयर्स रहने वाली है। बाकी ये सारी जनरल की पोस्ट की है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंडर आता है। तो वैसे तो ये सारी पोस्ट जनरल है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंडर आता है। सो जो रिलैक्सेशन होता है वो आपके पास गवर्नमेंट ऑफ बिहार का कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप कुछ अवेल कर सकते हो। बाकी इसमें तो आपको कुछ भी ऐसे ऐसे रिजर्वेशन नहीं मिलने वाले, ठीक है। इसके बाद है फाइनेंस, ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर की आपकी एक पोस्ट है, ये सिर्फ रिटायर्ड पर्सनल के लिए है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना। इसके बाद नेक्स्ट है सीनियर केमिस्ट की एक वैकेंसी है। ये कॉन्सोलिडेटेड फीस आपकी सैलरी रहती है जो 70,000 है। इसके बाद केमिस्ट की है 3 वैकेंसी है। कॉन्सोलिडेटेड आपकी 40,000 रहने वाली है। इसमें एक जनरल की और एक इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट की है और एक जनरल की है। तो ये EBC की है, ये सिर्फ एक बिहार वाला कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। बाहर वाले कैंडिडेट के लिए अप्लाई नहीं होगा, वो लोग जनरल की पोस्ट पे फाइट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये एक ही वैकेंसी है आपकी। नेक्स्ट है स्पेशल इवेंट कोऑर्डिनेटर की आपकी कॉन्सोलिडेटेड एक वैकेंसी है और 30,000 आपको सैलरी मिलने वाली है। इसकी मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर्स रहने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहले तो ये आपका ऑफलाइन फॉर्म फिल होगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में करके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपकी जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे आपको प्रॉपरली जो एड्रेस दिया गया है वहाँ पे आपको भेजना है। एप्लीकेशन फीस आपकी 500 रहने वाली है, जो कि जनरल कैटेगरी, बैकवर्ड कास्ट और इकोनॉमी बैकवर्ड कास्ट की रहने वाली है। और 250 रुपीज़ फीस SC ST जो कैंडिडेट बिहार के हैं उनकी रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस आपको डिमांड ड्राफ्ट के लिए डिमांड ड्राफ्ट में भेजनी है, और किसके फेवर में? बिहार म्यूजियम सोसाइटी पेबल एट पटना में आपको ये भेजनी है। और जो आपका एक्सपीरियंस है, एज है, ये रेफरेंस डेट 31 जुलाई की काउंट होगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना। 37 ईयर्स जो आपकी होगी वो 31 जुलाई पे काउंट रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन मैंने बता दिया गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा। बाकी रिजर्वेशन बेनिफिट्स आपको डोमिसाइल ऑफ बिहार के ही मिलने वाले हैं, जिनके बाद डोमिसाइल रहने वाला है। सो जो एक वैकेंसी है ABC की वही आपकी होने वाली है। फिर ये कुछ वेबसाइट दी गई है, यहाँ पे आप जाके प्रॉपरली विजिट कर सकते हैं, इसका कंप्लीट नोटिशन और प्रॉपरली डिटेल वगैरह चेक कर सकते हैं। और लास्ट डेट आपकी 15 नवंबर रहने वाली है, तो इस चीज़ का ध्यान देना। 15 नवंबर से पहले पहले आपका जो फॉर्म है ऑफलाइन सेंटर में बिहार म्यूजियम सोसाइटी, ये जो एड्रेस दिया गया है टू द DG बिहार म्यूजियम सोसाइटी, नेहरू पथ पटना, यहाँ पे आपका पहुँच जाना चाहिए 15 नवंबर से पहले पहले, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बाकी एप्लीकेशन फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, फोटो प्रिंट करके सारे चीज़ों को, ठीक है, फिल करके आप ये फॉर्म भेज सकते हैं। सो ये कंप्लीट है, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, ये प्रॉपरली फॉर्मेट दिया गया है इसमें, ठीक है। ये सब आपको फिल करना पड़ेगा। बाकी कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन मैंने आपको बताई दी, ये सेम ही है। अब हम चलते हैं इसका क्वालिफिकेशन पे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे। सबसे पहले पर्सनल असिस्टेंट की है, इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड आपके पास आनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, जिसके लिए डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। एसेंशियल एक्सपीरियंस में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसी भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया हो तो उसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। बाकी ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पर्सनल असिस्टेंट का है, जो ये पे लेवल 6 है, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर स्किल्स की नॉलेज, शॉर्ट हैंड होना चाहिए, सेम स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर स्किल्स, डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के साथ सपोर्ट होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास किसी भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए। अकाउंटेंट की पोस्ट है, इसमें BCom आपने किया होना चाहिए और MS ऑफिस में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। उसके साथ ही टैली जो होता है इसमें भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और भी अकाउंट ऑपरेशन लाइक सॉफ्टवेयर होते हैं उसके सपोर्टेड डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें एक आपका एसेंशियल एक्सपीरियंस भी मांगा गया है 5 साल का किसी भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में। बाकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट है बिल क्लर्क, इसमें आपने BCom किया हो आपने,
किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में। टेली सॉफ्टवेयर का आपके पास स्किल होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस में मांगा गया है। किसी भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलडीसी का। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन का और ग्रेजुएशन आपने किया हो और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर स्किल्स की आपके पास नॉलेज रहनी चाहिए। इसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक की वैकेंसी है। ग्रेजुएशन आपने किया हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से और 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 3 साल का डिप्लोमा किया हो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और 2 साल का एक्सपीरियंस हो कहीं पे भी वर्क करने का, कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का, सिविल वर्क्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल का। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन हो सिविल इंजीनियरिंग से और 1 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए, या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो सिविल इंजीनियरिंग में और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्कूल प्रोग्राम एंड सब्जेक्ट प्लानिंग। इसमें ग्रेजुएशन किया हो ह्यूमैनिटीज़ में या फिर फाइन आर्ट्स में, एजुकेशन में, पब्लिक प्रोग्रामिंग या इक्विवेलेंट डिग्री किसी में भी, मॉन्टेसरी डिप्लोमा किया हो आपने और उसके साथ एसेंशियल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 5 साल का। किसी भी म्यूजियम, आर्ट गैलरी, चिल्ड्रंस एक्टिविटी, स्कूल या सेंटर में आपने काम किया हो या किसी एनजीओ में काम किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। मास्टर डिग्री भी एंशियंट हिस्ट्री में, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, एंशियंट हिस्ट्री एंड एशियन स्टडीज, आर्कियोलॉजी, म्यूजियोलॉजी, हिस्ट्री या इंग्लिश में आपने किया और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन का है। इसमें आपने बैचलर डिग्री की हो, ग्रेजुएशन किया हो लाइब्रेरी साइंस से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, है ना। बाकी ये कुछ मांगा गया मास्टर डिग्री अगर आपने की हो लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कलेक्शन होना चाहिए, ये चीज़ मांगी गई 50,000 बुक्स या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट का, और उसके साथ ही जो कंप्यूटर स्किल्स की नॉलेज है जैसे एमएस ऑफिस, ये डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या फिर किसी एक के साथ आपके पास सपोर्टेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए इसका। बाकी ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। इसके बाद ग्राफिक डिजाइनर की है। इसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो ग्राफिक डिजाइन का किसी भी इंस्टीट्यूट से और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो मास्टर डिग्री का किसी भी इंस्टीट्यूट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो 5 साल का, आपने मास्टर डिग्री किया है तो 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसेंशियल एक्सपीरियंस में आपने ये वर्किंग नॉलेज है, फिग्मा एक्सटी में काम किया हो आपने और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग टूल्स में, फोटोशॉप में, इनडिज़ाइन, इलस्ट्रेटर में आपने काम किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये डिजायरेबल है। फिर है फोटोग्राफर की, बीएफए किया हो आपने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। अगर आपने मास्टर्स किया है फाइन आर्ट्स में तो 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। बाकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए फोटो एडिटिंग में, सॉफ्टवेयर ऑपरेशन में, रिटर्न इंग्लिश हिंदी में आपको लिखना और बोलना ये सब आना चाहिए। बाकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है जो आप पढ़ सकते हैं। फिर ये कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में है, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले है फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर की। 7 साल का आपने एक्सपीरियंस किया हो किसी भी फाइनेंस या ऑडिट डिपार्टमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या फिर अकाउंट जनरल ऑफिस में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट ड्रॉन आपकी सैलरी रहेगी माइनस पेंशन ये आपको यहाँ पे मिलने वाली है। फिर सीनियर केमिस्ट की है जिसमें 70,000 फिक्स्ड है। मास्टर डिग्री की हो आपने किसी भी कंजर्वेशन फॉर्म इंस्टीट्यूट और रेप्यूटेड पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो केमिस्ट्री में किसी एक सब्जेक्ट में, या फिर डिप्लोमा किया हो आपने सर्टिफिकेट कंजर्वेशन ऑफ आर्ट्स ऑब्जेक्ट्स में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास 5 साल का भी एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है कंजर्वेशन लैब में किसी भी रेप्यूटेड म्यूजियम में, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद केमिस्ट का है। मास्टर डिग्री की हो आपने कंजर्वेशन में किसी भी इंस्टीट्यूट से, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो केमिस्ट्री से एक सब्जेक्ट में, या फिर डिप्लोमा किया हो आपने, सर्टिफिकेशन किया हो कंजर्वेशन ऑफ आर्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनआरएलसी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी 3 वैकेंसीज हैं। बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इसमें भी आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया कंजर्वेशन लैब में किसी भी रेप्यूटेड म्यूजियम या फिर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद स्पेशल इवेंट कोऑर्डिनेटर का है। इसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो, कंप्यूटर स्किल्स हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी म्यूजियम, कल्चर इंस्टीट्यूशन या सिमिलर प्राइवेट रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का कोऑर्डिनेटर के रूप में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक जनरल की पोस्ट है। तो यही सारी आपकी वैकेंसीज थी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ। पढ़ सकते हैं आप एक बार दोबारा और इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लगता है। ठीक है, बिहार के स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, परमानेंट वैकेंसी भी है, कॉन्ट्रेक्चुअल पे भी है, जैसा आपको ठीक लगे, जिसमें आपके पास एक्सपीरियंस हो उसके हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल फॉर्म भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्मेट ये रहा, आपको ऑफलाइन भेजना है ना। इसकी लास्ट डेट 15 नवंबर, तो जितना जल्दी हो सके आप इसको सारे फॉर्म फिल करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा के डिमांड ड्राफ्ट बना के इन फेवर ऑफ बिहार म्यूजियम सोसाइटी आप इसको सेंड कर दीजिए। ये आपकी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस की तरफ से वैकेंसी है जो नैनीताल में है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है। कौन कौन सी वैकेंसी है आपकी? सबसे पहले लैब असिस्टेंट की आपकी एक वैकेंसी, ये पे लेवल 2 की है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की आपकी टोटल 7 वैकेंसीज हैं, पे लेवल 4 की। नेक्स्ट है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की 3 वैकेंसी है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट की 4 वैकेंसी है। साइंटिफिक असिस्टेंट की आपकी 2 वैकेंसी है लाइब्रेरी की। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट पे लेवल 6 की आपकी 4 वैकेंसी रहने वाली है। फिर सीनियर साइंटिफिक एसोसिएट की आपकी 2 वैकेंसी है, ये डेपुटेशन बेसिस पे आपकी। नेक्स्ट है एलडीसी लेवल 2 की आपकी एक वैकेंसी है, सॉरी। नेक्स्ट यूडीसी की आपकी एक वैकेंसी डेपुटेशन की बेसिस पे है। अकाउंट असिस्टेंट की आपकी 2 वैकेंसी है, पे लेवल 5 की। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पे लेवल 5 की आपकी एक वैकेंसी रहने वाली है। जूनियर ऑफिसर की आपकी 2 वैकेंसी रहने वाली है। पर्सनल असिस्टेंट की एक वैकेंसी है। ड्राइवर की एक वैकेंसी है, पे लेवल 4 की। नेक्स्ट है एमटीएस की आपकी टोटल 7 वैकेंसी है। टोटल 36 वैकेंसी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन वगैरह आप देख सकते हैं, एक ही वैकेंसी पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है। इसके बाद देखते हैं आपका एलिजिबिलिटी क्या है।
जो लैब असिस्टेंट की है जिसमें आपकी एक वैकेंसी है जनरल की, इसमें 12th पास होना चाहिए आपके पास, किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से किया हो जो आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट आपकी 18 to 27 रहने वाली है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की, इसमें आपका कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिटर है, इलेक्ट्रिकल है। तो 2 साल का आईटीआई होना चाहिए आपके पास, इलेक्ट्रिकल या टेक्निकल जो भी स्ट्रीम में मांगा गया है, और 2 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 4 जनरल की है, एक ईडब्ल्यूएस की, एक ओबीसी की है फिटर में, एक इलेक्ट्रिकल की है, ईडब्ल्यूएस की इलेक्ट्रिकल में। नेक्स्ट है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट पे लेवल 4 की, 2 जनरल की वैकेंसी है और एक एससी की है। इसमें बीएससी होना चाहिए आपके पास फिजिक्स और मैथ्स के साथ, जो कंपलसरी सब्जेक्ट हो, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए साइंटिफिक इंस्टीट्यूट या लैब में आपका। एज लिमिट आपकी 18 to 27 रहने वाली है इसमें भी। नेक्स्ट इंजीनियरिंग असिस्टेंट की, इसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस की है। नेक्स्ट सिविल की है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है। तो पहले एससी और ओबीसी की एक है आपकी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक सिविल और इलेक्ट्रिकल में। फिर इसमें डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का आपके पास, चाहे वो सिविल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है रिलेवेंट फील्ड में। 18 से 27 में ये लिमिट है। इलेक्ट्रॉनिक्स की डेपुटेशन बेसिस पे है, जो मैं नहीं बताऊंगा आपको। इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट लाइब्रेरी की पे लेवल 5 की, एक एससी की और एक ओबीसी की वैकेंसी है। इसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो लाइब्रेरी या लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में, 60% मार्क्स होने चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास कहीं का भी हो, किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हो, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन कहीं का भी हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 18 to 27 इसमें भी एज लिमिट आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की आपकी पे लेवल 6 की 4 वैकेंसीज हैं। 3 यूआर की है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए साइंस की, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स में, और 60% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी कोई भी इसमें एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड नहीं है। 18 to 30 इसमें एज लिमिट आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट है सीनियर साइंटिफिक एसोसिएट की, इसमें डेपुटेशन बेसिस पे है, ये आप थोड़ा पढ़ सकते हो। नेक्स्ट एलडीसी की वैकेंसी है, जो स्टूडेंट्स सारे अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल है 12th पास सिर्फ आपने किया हो, टाइपिंग स्पीड आपकी 35 हो इंग्लिश में, या फिर 30 वर्ड पर मिनट हो आपकी हिंदी में, या फिर आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में रहने वाली है। ये मैनुअल टाइपराइटर का, या फिर ये आपका कंप्यूटर में आपकी ये स्पीड होनी चाहिए। ये सिमिलर ही है सब। एज लिमिट आपकी 18 to 27 रहने वाली है। फिर आपकी यूडीसी की है, ये पोस्ट थोड़ा डेपुटेशन बेसिस पे है, तो ये आप थोड़ा एक बार देख सकते हैं। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास और टाइपिंग ही मांगा गया है। बाकी 8 साल का एक एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए पे लेवल 2 का, किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 56 ईयर्स रहने वाली है। नेक्स्ट अकाउंट्स असिस्टेंट की आपकी ओबीसी की है एक वैकेंसी, ये एक्चुअली में पीडब्ल्यूडी की है। फिर इसमें बीकॉम किया हो आपने और 5 साल का एक्सपीरियंस आपका अकाउंट्स में होना चाहिए। प्रेफरेंस दी जाएगी एसएस या फिर सीए जिसने क्वालिफाई किया हो, और जो कंप्यूटर बेस्ड आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, टेली सॉफ्टवेयर, पीएफएमएस, ये आपकी नॉलेज होनी चाहिए। 18 to 27 इसमें एज लिमिट है। ईडब्ल्यूएस की भी इसमें एक वैकेंसी आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की है, ये दोनों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है और आपका डेपुटेशन बेसिस पे भी है। डायरेक्ट में आपने सिर्फ आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी यूनिवर्सिटी से और बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए, उसके साथ ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, और किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, पीएसयू का। इसमें लिखा नहीं है कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो अगर 1 साल का भी आपके पास एक्सपीरियंस है, 6 महीने का भी है, तो इसमें आप अप्लाई कर दीजिए। 18 to 27 एज लिमिट इसमें रहने वाली है। फिर जो डेपुटेशन बेसिस पे है, इसमें पे लेवल 5 में रेगुलर बेसिस पे आपका होना चाहिए, या फिर 5 साल की रेगुलर सर्विस हो आपकी पे लेवल 4 में, और किसी भी ऑफिस में आपने काम किया हो एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज ये भी आपके पास होनी चाहिए बैचलर डिग्री के साथ साथ, एक्सपीरियंस हो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन का। इसकी मैक्सिमम एज लिमिट 56 ईयर्स है। नेक्स्ट है जूनियर ऑफिसर की, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ग्रेजुएशन मांगा गया है और एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी भी गवर्नमेंट पीएसयू ऑटोनोमस बॉडी में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी की एक और वैकेंसी है, और एज लिमिट आपकी 18 to 30 रहने वाली है। जो 2 आपकी और ये अलग से है, इसमें आपका डेपुटेशन बेसिस पे है, जिसमें आपने एनालॉगस पोस्ट हो आपकी पे लेवल 6 से रिलेटेड कोई भी पोस्ट हो, या फिर 6 साल का रेगुलर सर्विस आपकी पे लेवल 5 में, और सेम आपने एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्यूटर की नॉलेज के साथ साथ बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है पर्सनल असिस्टेंट का, जो भी स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, एक जनरल की है, इसमें ग्रेजुएशन किया हो आपने किसी भी कोर्स से, और शॉर्ट हैंड जो स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपकी होनी चाहिए। बाकी टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, ठीक है। बाकी ये आपकी डिप्रेशन वगैरह देख सकते हो। एज लिमिट आपकी 18 to 30 ईयर्स रहने वाली है। इसके बाद पे लेवल 4 की ड्राइवर की वैकेंसी है, इसमें 10th पास आपने किया हो, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो आपके पास, मोटर कार्स हैवी व्हीकल्स का, मोटर मैकेनिक्स की आपके पास नॉलेज हो, और एक्सपीरियंस मांगा गया 5 साल का, एटलीस्ट 3 साल का, जिसमें आपके पास एटलीस्ट एक्सपीरियंस हिल एरिया में चलाने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी वर्किंग नॉलेज इंग्लिश और हिंदी की होनी चाहिए। एससी की वैकेंसी है, डेयरी वाला 3 साल का आपने होम गार्ड या सिविल वॉलंटियर की तरह काम किया हो। इसके बाद एमटीएस की आपकी एक वैकेंसी ये है, नॉन टेक्निकल की, जिसमें से 10th पास किया हो और आपके पास टाइपिंग स्पीड है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एमटीएस की टेक्निकल की है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट, ये इसमें आईटीआई मांगा गया है, सो ये आप देख सकते हैं। और जो भी कंसर्न ट्रेड में आपने अप्लाई किया है, उसका एक स्किल टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा। 18 to 25 ईयर्स इसमें एज लिमिट रहने वाली है। 3 जनरल की है, एक ओबीसी की, एक ओबीसी की इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन और वेल्डिंग की आपकी एससी में एक वैकेंसी है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये शॉर्ट लिस्ट, ये पहला भी नोटिफिकेशन आया, तो जो पहले शॉर्ट लिस्ट है उनको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये उनके लिए है। अगर आप चाहें तो मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जो है ओबीसी का, दोनों का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वैलिड होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। एप्लीकेशन फीस आपकी 500 रुपीज़ फीस रहने वाली है जनरल ओबीसी के लिए, जो कि ऑनलाइन पेड मोड पर ही रहेगी। बाकी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, वुमेन, इन सब के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस आपकी नहीं रहने वाली है। बाकी रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट, ये सब कंडक्ट कराया जाएगा आपका। ऑनलाइन की लास्ट डेट आपकी है 17 अक्टूबर 2025, इससे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर्ली अटैच करने हैं, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट, डिसेबिलिटी जो भी है, आपको टाइम से पहले सबमिट करना पड़ेगा। इसमें आपको एनपीएस ही लागू है, जैसे आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी जिसने भी ज्वाइन किया डिपार्टमेंट, उनको एनपीएस के अंदर रखा गया। एनपीएस या फिर यूपीएस जो आ गया नया, उसके अंदर आपको रखा जाएगा। ऑनलाइन वेबसाइट ये है aries.res.in/opportunities में जाके आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही होगा, स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है।
ठीक है, आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट्स के बारे में बताया गया, जो पे अलाउंस है उसके साथ साथ आपको एनपीएस, मेडिकल रीइंबर्समेंट, एलटीसी, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रूल्स होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। फिर ये हाउ टू अप्लाई है, 2 स्टेप प्रोसेस है। 17 अक्टूबर लास्ट डेट है आपकी, रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना पड़ेगा, फिर मेन फॉर्म आपको जो लिंक मिलेगा 48 आवर्स में उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आप कंप्लीट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऐसा जिसमें कुछ नहीं दिया है, इसमें एग्जाम पैटर्न के बारे में अभी कुछ नहीं दिया गया। बाकी मैं आपको बता दूं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वैकेंसी है उसमें सिमिलर जो वनडे एग्जाम्स में होता है वही आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार इसको ध्यान से देख लेना। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वैकेंसी है, हॉस्टल वार्डन फीमेल की आपकी 289 वैकेंसी है, फीमेल स्टाफ नर्स की आपकी 550 वैकेंसी है, अकाउंटेंट की 4 आपकी 61 वैकेंसीज रहने वाली है, जिसको आप फिल कर सकते हो। इसमें आपका सेम सिलेबस रहने वाला है जो आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो। नेक्स्ट है जेएससी की बहुत अच्छी 228 वैकेंसीज है, इसमें भी जो आप वनडे एग्जाम्स में तैयारी करते हो वही आपको सिलेबस में देखने के लिए मिलने वाला है। नेक्स्ट है लैब अटेंडेंट की आपकी टोटल 146 वैकेंसी है, टोटल 1620 वैकेंसी है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो कैटेगरी वाइज कैसा कैसा आपका डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। फिर ये कुछ आप टीचिंग पोस्ट का है, ये आप एक बार देख लेना टीजीटी वगैरह का, ये डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है कैसे कैसे है इसकी कंप्लीट आप देख सकते हो। प्रिंसिपल वगैरह ये जो आपकी पोस्ट है टीचिंग वाली, प्रिंसिपल की टीजीटी पीजीटी ये सारी आप वैकेंसी देख सकते हो। टोटल 7 to 6 वैकेंसी 6-7 वैकेंसी आपकी इसमें एग्जाम में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो आपकी EMRS की वैकेंसी होती है, इसमें आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि आपका काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में जिसमें स्पेशल जो आपकी बेसिक पे होती है उसका एक्स्ट्रा आपको अलाउंस मिलता है। जैसे आईबी की वैकेंसी होती है उसमें भी आपको जो स्पेशल बेसिक पे होता है उसका एक्स्ट्रा अलाउंस आपको मिलता है। वही EMRS होता है, इसमें भी आपका जो बेसिक पे रहेगा उसका 10% आपको एक्स्ट्रा स्पेशल पे मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको ज़्यादा आपको सैलरी देखने के लिए मिलने वाली है। इसके बाद आपकी जो पोस्टिंग रहने वाली है वो ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है, कहीं पर भी आपको पोस्टिंग की जा सकती है, और इनिशियल पोस्टिंग आपको आपके सिलेक्शन पे ही डिपेंड करेगा। बाकी स्टेशन रीजन ये सब बाद में चेंज होते रहते हैं, ये सब इसमें लागू होता है। और 23 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए, फीमेल SC ST PWD के लिए फ़ीस नहीं है, बस प्रोसेसिंग फ़ीस आपको लगने वाली है। फ़ीस कितनी है आपकी? प्रिंसिपल की 500 फीस है, PGT TGT की 500 है। नॉन टीचिंग स्टाफ अगर आप SC ST और PWD कैंडिडेट हो, फीमेल हो, तो आपको 500 फीस लगेगी। अगर आप अदर देन ये कैटेगरी के हो तो आपको 1500 फीस लगने वाली है नॉन टीचिंग स्टाफ में। तो ये कुछ ज़्यादा ही वैकेंसी आपकी फ़ीस रहती है, इस चीज़ का तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है स्टूडेंट्स को। इसके बाद ऑनलाइन मोड पे ही आप अप्लाई करने वाले हैं। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे अप्लाई करो तो आपको फ़ीस सेपरेटली करनी पड़ेगी और अलग अलग पोस्ट पे अप्लाई करना पड़ेगा। टायर 1 एग्जामिनेशन मोस्टली आपका दिल्ली में ही रहने वाला है, प्रिंसिपल JSA वगैरह के लिए। बाकी अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं तो ये आपको और भी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल का तो आपका दिल्ली में रहेगा, बाकी JSA का भी हो सकता है, क्योंकि JSA ऐसी पोस्ट है इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले हैं, तो पॉसिबल नहीं होगा कि दिल्ली में ही कराएंगे। ये हो सकता है आपको मेजर सिटीज़ में ये देखने के लिए मिलने वाला है आपका टायर 1 का एग्जाम। बाकी टायर 2 और जो स्किल टेस्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका दिल्ली में ही रहने वाला है। इसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ सकते हो, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा बस, ठीक है। ये आपको डिस्कस कर लिया। अब हम एक बार एलिजिबिलिटी वगैरह पे चलते हैं, ठीक है। ये आपका जो कट ऑफ डेट रहने वाली है सबकी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट वगैरह जो भी है वो 23 अक्टूबर को ही काउंट होगा। इसमें एक पॉइंट लिखा है, अगर बाई चांस इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को एक्सटेंड किया जाता है तो भी आपकी जो एप्लीकेशन की जो कट ऑफ डेट है, मतलब जो आपका एलिजिबिलिटी की कट ऑफ डेट है वो 23 अक्टूबर ही रहने वाली है। ये टायर 2 का मैं आपको आगे बताऊंगा, प्रिंसिपल और JSA को छोड़ के टायर 2 का, ठीक है। अब ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए JSA के लिए अलग से है। JSA का आपका स्किल टेस्ट होगा, जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो एक क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है, ठीक है। आपका जो टायर 1 है वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो टायर 2 के बेसिस पे ही होगा, पर टायर 2 के मार्क्स भी उसके काउंट होंगे जो स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने वाला है। 1:3 रेशियो में आपको स्किल टेस्ट पे बुलाया जाएगा। JSA कैंडिडेट्स के लिए पर्टिकुलरली लिख रखा है, ये पॉइंट आप आराम से पढ़ सकते हो। स्किल टेस्ट के लिए भी उसी को किया जाएगा, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंसिडर किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका ठीक रहता है, तब भी परफॉर्मेंस आपके टायर 2 का काउंट होगा और उसी पे आपका फाइनल सिलेक्शन रहने वाला है। बाकी ये कुछ है, वैलिडिटी 2 साल की इसकी रहने वाली है आपके एग्ज़ाम की। फिर ये आपकी पे लेवल है, फीमेल स्टाफ नर्स की लेवल 5 है, हॉस्टल वार्डन की लेवल 5 है, अकाउंटेंट की लेवल 6 है, JSA की लेवल 2 है और लैब अटेंडेंट की आपकी लेवल 1 रहने वाली है। टायर 1 एग्जाम आपका MCQ OMR बेस्ड रहेगा, पेन पेपर मोड, और टायर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। डिस्क्रिप्टिव एंड MCQ दोनों मिक्सड रहने वाला है आपका, ठीक है। बाकी प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू और जो स्किल टेस्ट है JSA के लिए टाइपिंग आपका रहेगा स्किल टेस्ट में। चॉइस ऑफ मीडियम आप देख सकते हो बाइलिंगुअल रहने वाला है। अब हम एक बार चलते हैं आपके JSA की पोस्ट, और पहले आपको JSA की पोस्ट का दिखाता हूँ। अकाउंटेंट की देख लो आप, पहले आपका टायर 1 होगा, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है ये, है ना। इसमें आपका GK होगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, रीजनिंग रहेगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, नॉलेज ऑफ ICT रहेगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स की, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जिसमें इंग्लिश और हिंदी रहेगी 10 मार्क्स की, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स की, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। टायर 1 आपका क्वालिफाइंग है। टायर 2 आपका मेन रहेगा, जिसमें 1:10 रेशियो पे स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, एंड
इसमें कुछ सिलेबस नोटिफाई होता है नेक्स्ट में, वो आपको देखना पड़ेगा, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, और इसके मार्क्स भी 14 रहेंगे। जो डिस्क्रिप्टिव है ये 4 मार्क्स का होगा, तो ये 60 रहने वाला है, तो ये भी आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है, और ये 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। जो अकाउंटेंट की पोस्ट है, इसमें जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो टायर 2 एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही आपका रहने वाला है। फीमेल स्टाफ नर्स का आप देख लेना, जैसे भी होता है सिमिलर ही है लगभग। अब जेएसए पे आते हैं। जेएसए में क्या है आपका 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के रीजनिंग, 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 मार्क्स के, फिर जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जो कंप्यूटर आपका होता है 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, और इंग्लिश और हिंदी 10 मार्क्स की आगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ये भी 2 घंटे का होगा, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कोई भी आपका ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है 100 मार्क्स का। फिर टायर 2 रहेगा, जो भी कैंडिडेट होता है इसे 1:10 रेशियो पे बुलाया जाएगा। स्पेशल नॉलेज एग्जामिनेशन होगा, इसका भी सिलेबस आगे देखेंगे। 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 60 मार्क्स का, ये टोटल 100 मार्क्स का, ये भी आपका 3 घंटे का रहेगा। सेम अकाउंटेंट का है, बस इसमें आईसीटी को छोड़ के आपका कंप्यूटर ऑपरेशन आ जाता है। फिर आपका टायर 3 में स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग मार्क्स, जो 50 मार्क्स का रहने वाला है। इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 20 मार्क्स लाने पड़ेंगे। 20 मार्क्स अगर आप ले आते हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। और जो टायर 2 आपका जो फाइनल होगा सिलेक्शन, वो टायर 2 के बेसिस पे ही रहने वाला है। ये भी क्वालिफाइंग नेचर रहेगा आपका। इसमें 1:3 के रेशियो पे आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी टायर 2 के बेसिस पे ही बनने वाली है। नेक्स्ट है लैब अटेंडेंट का, ये भी आप देख सकते हो सिमिलर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है जेएसए सा। ठीक है, 2 घंटे का ये भी पेपर होगा। इसमें भी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड सिलेबस रहेगा, इसमें लैब वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40, 15 और 40 और 60 मार्क्स का ही रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का ही रहने वाला। 3 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा। 1:10 रेशियो बुलाएंगे। जो फाइनल आपका मेरिट होगा वो टायर 2 के बेसिस पे ही बनेगा। टायर 1 सिर्फ एक आप क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है। ये इसमें दिया गया 1 मार्क्स करेक्ट प्ले है, 1/3 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के लिए दिए जाएंगे। तो ये था। अब एक बार हम आपको एलिजिबिलिटी दिखाते हैं। ठीक है, बाकी आप जो टीचिंग पोस्ट है उसकी एलिजिबिलिटी पढ़ सकते हैं। क्या क्या है नॉन टीचिंग पोस्ट की मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जेएसए की बता देता हूँ। 30 ईयर्स एज लिमिट रहेगी। बाकी जो SC ST OBC का मैं एज रिलैक्सेशन आपको दिखा दूंगा, वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स ही लगेंगे इसमें। 12th पास होना चाहिए आपके पास, और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, या फिर 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में होनी चाहिए। तो ये सिंपल, सबके पास ये क्वालिफिकेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अकाउंटेंट का है, इसमें ग्रेजुएशन आपने किया हो कॉमर्स से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और स्पेशल है, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को एलिजिबल नहीं माना जाएगा, तो इस चीज़ का देख लेना। बाकी इसमें भी 30 ईयर्स एज लिमिट है। SC ST OBC को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। लैब अटेंडेंट का 30 ईयर्स एज लिमिट है, और 10th पास किया हो आपने, और एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए लैब टेक्निक का, या फिर 12th पास आपने किया हो साइंस स्ट्रीम से। कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये। और हॉस्टल वार्डन का बताया था, इसमें आपका 4 साल का इंटीग्रेशन जो ग्रेजुएशन कोर्स होता है, ये आपने किया हो, या फिर NCT से किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या फिर कंसर्न सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई की हो, या फिर ग्रेजुएशन किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कोई भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर फीमेल स्टाफ नर्स का, आपने BSc ऑनर्स नर्सिंग किया हो किसी भी इंस्टीट्यूट से, या फिर रेगुलर BSc नर्सिंग किया हो। ठीक है, BSc ऑनर्स नर्सिंग किया हो आपने, या फिर BSc नर्सिंग किया हो, या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग किया हो, और GNM का आपने कोर्स किया हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है 2.5 ईयर्स का, मिनिमम 50 बेडेड का हॉस्पिटल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी 35 ईयर्स एज लिमिट है, और बाकी एज रिलैक्सेशन इसमें भी आपको मिलने वाला है। लाइब्रेरियन के पोस्ट का आप देख सकते हो, लाइब्रेरी साइंस में आपने ग्रेजुएशन किया हो, और एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में आपने ग्रेजुएशन किया हो, या फिर इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है मास्टर्स का लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस का, ये किया हो आपने, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन का ये टीचिंग वाला आ गया, ये आप पढ़ सकते हैं बाद में। तो यही क्वालिफिकेशन है, कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है। एज रिलैक्सेशन की बात की जाए, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, नॉन क्रीमिलियन होना चाहिए। अभी आपको दिखा दूंगा। बाकी 3 साल अगर रेगुलर सर्विस कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब है, तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन ये मिलने वाला है आपको। जम्मू कश्मीर के UT का है, ये आप पढ़ लेना, 5 साल का ये है। बाकी वुमेंस PGT TGT के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो सिर्फ, तो आपको 10 साल का रिजर्वेशन इसमें मिलने वाला है। बाकी PWD का रिजर्वेशन है, ये आप देख सकते हो, 15 साल का SC ST का, OBC का 13 साल का, और जनरल का 10 साल का रहने वाला है। ठीक है, EWS का ये आप देख लेना, 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर का आपका EWS सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। OBC वाले हैं उनका भी 2024-25 का मांगा गया है। OBC NCL सर्टिफिकेट प्रॉपर आपका इशू होना चाहिए, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, OBC रिजर्वेशन फॉर NCL ये प्रॉपरली मेंशन होने चाहिए। ये फैसिलिटीज़ हैं PWD के लिए, जो स्क्राइब वगैरह का होगा। ठीक है, फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब, ये सब आप पढ़ लेना कैसे क्या प्रोवाइड होगा। एक एडिशनल टाइम आपको दिया जाएगा एग्जाम में, जो हर जगह मिलता है। बाकी अनफेयर मीन्स का है, जो आप पढ़ सकते हैं। और फिर ये कुछ अपेंडिक्स आ गए आपके, ये अपेंडिक्स आप देख सकते हैं, ये फॉर्मेट है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। बाकी यही था कंप्लीट नोटिफिकेशन में। ठीक है, ऐसा अगर आपको डाउट हो, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। ठीक है, जिसमें अप्लाई कर सकते हो। JSA अकाउंटेंट की पोस्ट है, जिसमें जो भी नॉन टीचिंग पोस्ट की है,
जो भी गवर्नमेंट जॉब की या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेएसए और अकाउंटेंट की पोस्ट दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको सिलेबस चाहिए होगा इसका डिफरेंट टायर 2 का, वो मैं आपको पीडीएफ में डाल दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको ऐसा कुछ पढ़ना नहीं है, टायर 1 तो क्वालिफाइंग है जो आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे, टायर 2 के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, जिसका सिलेबस मैं डाल दूंगा। और बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।